18 दिसंबर 2025 28 वर्षीय दीपू चंद्र दास अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे, जो कि कभी घर पहुंचे ही नहीं। एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और इल्ज़ाम लगाया और फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। उसका गुनाह कि वो हिंदू था। लेकिन यह कहानी सिर्फ दीपू की नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक डेमोग्राफिक क्लेंजिंग जो कि 70 सालों से चल रहा है। 1951 में 22% हिंदूज थे बांग्लादेश में, 2024 में सिर्फ 7.95% हिंदूज हैं। कहाँ गए 14% लोग? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो इंटरनेशनल मीडिया डेलिबरेटली इग्नोर कर रही। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। दीपू चंद्र दास एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर था और एक किराएदार की तरह दुबलियापारा एरिया में रहता था। एक ऑर्डिनरी यंग मैन जो अपने सपने जी रहा था। लेकिन 18 दिसंबर की रात ऑर्डिनरी नहीं थी। रात के 9 बजे एक मॉब गैदर हुआ। इल्जाम ब्लास्फेमी। कहते हैं उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा। प्रूफ कुछ नहीं, विटनेस कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं, बस एक व्हाट्सएप मैसेज, एक रूमर और वही काफ़ी था। जो नेक्स्ट हुआ वो मर्डर नहीं था, वो था पब्लिक एग्जीक्यूशन। पहले मारा, फिर पेड़ से बांध दिया गया और फिर केरोसिन डाला और उसके ऊपर आग लगा दी। पुलिस ड्यूटी ऑफिसर रिपन मिया ने बीबीसी को कहा, हम लोग उसके रिलेटिव को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लीगल एक्शन लिया जाएगा जैसे ही केस फाइल होती है। मतलब अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है, कोई फैमिली मेंबर सामने नहीं आया क्योंकि वो भी डर गए हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसका कनेक्शन है एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक जो कि अगस्त 2024 में आया था। उस दिन एक और मौत हुई थी और उसी मौत ने पूरे बांग्लादेश को आग लगा दी। 12 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हदी 32 साल का स्टूडेंट लीडर, जुलाई 2024 अपराइजिंग का हीरो, फरवरी 2026 इलेक्शंस का कैंडिडेट। वो मस्जिद से बाहर जैसे ही निकलता है 2 मास्क मैन मोटरसाइकिल से आते हैं और उसके सर में गोली मार के भाग जाते हैं। 6 दिन बाद 18 दिसंबर की रात सिंगापुर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है और फिर बांग्लादेश जल उठता है। ढाका, राजशाही, चित्रकूट, गाजीपुर बिल्डिंग्स जलाई जाती हैं। प्रोथम ओलो और द डेली स्टार लीडिंग न्यूज़पेपर के ऑफिसेस अटैक किए जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का हिस्टोरिक होम जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर का घर है, तोड़ दिया जाता है। अवामी लीग ऑफिसेस बुलडोजर से डिमोलिश कर दिए जाते हैं। हाईवे ब्लॉक कर दिया जाता है और सबसे डेंजरस एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाए जाते हैं। प्रोटेस्टर्स का एक्यूजेशन है कि हदी के किलर्स इंडिया भाग गए हैं और शेख हसीना को इंडिया ने शेल्टर दी थी और इंडिया ने बांग्लादेश में इंटरफेरेंस किया। क्या ये सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, वो बाद में समझेंगे। पहले ये समझो ये माहौल कैसे बना। कि 18 दिसंबर तक पहुंचने से पहले बांग्लादेश ने जुलाई और अगस्त 2024 में एक खून की होली देखी थी। 1400 स्टूडेंट मारे गए थे और यह सब शुरू हुआ था एक सिंपल डिमांड से। जुलाई 2024 बांग्लादेश के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आते हैं। डिमांड मेरिट बेस्ड जॉब्स, गवर्नमेंट कोटा सिस्टम खत्म करो। बांग्लादेश में 1971 फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट्स के लिए जो जॉब रिजर्व थी, स्टूडेंट्स का कहना था ये अनफेयर है, हमें मेरिट चाहिए, प्रिविलेज नहीं। सुनने में ये बड़ा ही फेयर डिमांड लगता है। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इसका जवाब बुलेट से दिया था। यूएन रिपोर्ट की माने तो 1400 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे और 20,000 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। अनआर्म्ड स्टूडेंट्स पर लाइव फायरिंग। इमेजिन करो अपने फ्यूचर के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट तुम्हें शूट कर दे। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना रिजाइन करती है और इंडिया भाग जाती है। नोबल लिटरेट मोहम्मद यूनुस इंतरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन हसीना के जाने के बाद असली हॉरर शुरू होता है। पावर वैक्यूम, पुलिस का कोलैप्स कर जाना, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। और इस केओस में कौन घुसा? इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे जमात इस्लामी, अलकायदा, हिज़्बुत तहरीर। और इनका पहला टारगेट था रिलीजियस माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदूज लोग। अगस्त 2024 में हसीना के इमीडिएटली जाने के बाद 16 दिन में क्या क्या हुआ वो देखो। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल रिपोर्ट के हिसाब से 2010 अटैक किए गए माइनॉरिटीज पे, 69 टेम्पल्स तोड़ दिए गए, 157 हिंदूज होम को जला दिया गया और 5 हिंदू को मार दिया गया। यह सिर्फ 16 दिन का डेटा है। प्रोथम ओलो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 1068 अटैक्स हुए 49 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ अगस्त के महीने में। जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक 142 वायलेंट अटैक्स हुए जिसमें कि 5 लोग मारे गए हर दिन। सिर्फ मार्च 2025 में 5 मर्डर्स, 8 रेप्स और 13 मंदिर को तोड़ दिया गया। और इंडियन एमईए ने लोकसभा में ऑफिशियली रिपोर्ट किया कि 76 इंसिडेंट्स हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। पुलिस ने डिनाई किया लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा वर्स है। अब मैं आपको एक नंबर बताता हूं जो पूरा पिक्चर दिखाता है। 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदूज थे। 2022 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 7.95 हिंदूज बचे। 70 सालों में 14% पॉपुलेशन गायब। कहाँ गए वो लोग?
फोर्स्ड कन्वर्जन, किलिंग्स, रेप्स, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, फोर्स्ड माइग्रेशन और बहुत कुछ। अब कुछ लोग कहेंगे ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कम्युनल नहीं है, क्योंकि हिंदू अवामी लीग सपोर्टर्स थे। गोविंदा प्रामाणिक, जो कि बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा वी डोंट हैव कम्युनल टेंशंस, अटैक्स पर्सनली मोटिवेटेड हैं। लेकिन एक मिनट, एक सिंपल क्वेश्चन, अगर अटैक पॉलिटिकल हैं तो 70 साल में 14% पॉपुलेशन क्यों गायब हुए? अवामी लीग 70 साल से पावर में नहीं थी, राइट? और ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस कब से पॉलिटिकल हो गए? दीपू को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर मारा गया, गोपाल दास को मॉब ने मारा, और यह सब मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर है। तो अब सवाल है गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां है? मोहम्मद यूनुस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि नए बांग्लादेश में मॉब का कोई जगह नहीं है। दिसंबर 2020 तक 7 सस्पेक्ट्स अरेस्ट किए जाते हैं। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। दीपू के लिए अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है, फैमिली मेंबर्स घर छोड़ के भाग गए हैं, मीडिया कवरेज एकदम मिनिमल के हिसाब से है, और इंटरनेशनल आउटरीच ऑलमोस्ट जीरो है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिपोक्रेसी। पैलेस्टीन, जिसमें कि डेली इंटरनेशनल कवरेज की जा रही थी। यूक्रेन, जिसमें नाटो इन्वॉल्व होता है, सैंक्शंस किए जाते हैं, वेपन सप्लाई किया जाता है। रोहिंग्या के लिए यूएन इंटरवेंशन होता है और ग्लोबल आउटक्राई होता है। लेकिन बांग्लादेश हिंदूज के लिए सब चुप है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने हदी के डेथ का अफसोस किया, स्टेट ने साथ में दुख मनाया, यूनुस ने इमोशनल स्पीच दी, लेकिन दीपू कोई स्टेट मॉर्निंग नहीं, कोई मास प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ एक फाइल और एक बस एक नंबर। क्यों? सिंपल, जियोपॉलिटिक्स ग्रेटर देन ह्यूमन लाइफ्स। वेस्टर्न कंट्रीज को बांग्लादेश इकोनॉमिकली चाहिए, गारमेंट इंडस्ट्री, चीप लेबर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रोकना है। तो माइनॉरिटीज की सफरिंग सिर्फ कोलैटरल डैमेज है। जब यूक्रेनियंस मरते हैं तो हैशटैग स्टैंड विद यूक्रेन ट्रेंड करता है। जब बांग्लादेश हिंदू जलाए जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप है। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया क्या कर सकता है और आखिर में इंडिया को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है कि वोकल सपोर्ट्स दिखाए माइनॉरिटीज के लिए, रिजल्ट इंटरफेरेंस का इल्जाम लग सकता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ेगी। ऑप्शन 2, साइलेंट ऑब्जर्वर बने, रिजल्ट डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा और माइनॉरिटीज और सफर करेंगे। ऑप्शन 3, रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करें। और ऑप्शन 4, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें। अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालता है तो रिजल्ट बांग्लादेश, चाइना या पाकिस्तान की तरफ जाएगा। 1971 याद है, इंडिया ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया था। 90,000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड किए गए थे। हजारों इंडियन सोल्जर्स उस लड़ाई में मारे गए थे। हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, 10 मिलियन रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक बांग्लादेश का सपना देखा था, उनका घर जला दिया जाता है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली, एक आइडियोलॉजी जली है। तो अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूँ, स्पेशली मेरे सेकुलर हिंदू व्यूअर्स के लिए। यह मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए है। आप कहते हो टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आप कहते हो और रिलीजन टीच पीस, आप कहते हो डोंट कम्युनलाइज द इशू। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बांग्लादेश में सेकुलर मुस्लिम्स कहां हैं? गोपाल दास को मॉब ने मारा, मॉब में कौन थे? मुस्लिम्स। दीपू को जलाया, मॉब में कौन थे? मुस्लिम्स। 69 टेंपल्स तोड़ दिए गए, किसने किया? मुस्लिम्स। मैं सभी मुसलमान को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो पैटर्न है, जो सिस्टमैटिक टारगेटिंग है, वो एक्नॉलेज तो करो। देखो रियलिटी क्या है। पाकिस्तान में 1947 में 23% हिंदूज थे, आज सिर्फ 1.6% है। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदूज थे, आज सिर्फ 7.9% है। अफगानिस्तान में 1970s में हिंदू और सिख मिला के हजारों की तादाद में लोग थे, आज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। पर वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो 1951 में 9.8 मुस्लिम्स थे, आज 14.2% है। पैटर्न दिख रहा है? तो मेरा सेकुलर हिंदू फ्रेंड से सवाल है, जब पाकिस्तान में हिंदूज खत्म हो गए, आपने क्या किया? जब बांग्लादेश में 14% हिंदूज गायब हुए, आपने क्या किया? जब अफगानिस्तान से सिख लोगों को भागना पड़ा तो आपने कौन सा प्रोटेस्ट किया? और जब आप इंडिया में CAA लगाया गया, जो कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए था, आप सड़कों पर उतर आए कि जमहूरियत को बचाना है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत देने के लिए आज हमसे ज़्यादा ही हिंदू भाई हमारी रैलियों में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके सपोर्ट में नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट में। मैं जज नहीं कर रहा, बस ये पूछ रहा हूँ कि ये सेकुलरिज्म है या फिर सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस। देखो, सेकुलरिज्म ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, माइनॉरिटीज राइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड रहे, 100% सही है, होनी चाहिए, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के लिए भी सेम एनर्जी दिखाओ ना। वहां ये सेकुलरिज्म नहीं है, यह एक अपीजमेंट है। अब एक अनकंफर्टेबल पैरेलल, 1940s में पाकिस्तान बना मुस्लिम सेफ होंगे बोलकर, 1970s में बांग्लादेश बना बांग्ला मुस्लिम्स ऑप्रेस्ड हैं बोलकर। दोनों जगह हिंदूज खत्म हो गए। कश्मीर में 1990s में रलीफ, तसलीफ या गलीफ का नारा लगाया गया,
कन्वर्ट, लीव और डाई। रिजल्ट 4 लाख कश्मीर हिंदूज डिप्लेस किए गए। पैटर्न कंसिस्टेंट है, जियोग्राफिक चेंज हो रही है, डिकेड्स चेंज हो रहा है, लेकिन आउटकम सेम है। तो अब यह सवाल कि आखिर किया क्या जाए। बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए ब्लास्फेमी लॉ स्ट्रिक्ट रेगुलेट करो, मॉब जस्टिस को डेथ पेनल्टी दो, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट दो, सिर्फ पेपर पे नहीं ग्राउंड लेवल पे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बैन करो, जैसे जमात इस्लामी, AQIS पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लो। मीडिया फ्रीडम इंश्योर करो, प्रोथम ऑलो, डेली स्टार को टारगेट मत करो। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सेम एनर्जी दिखाओ जो यूक्रेन पैलेस्टीन के लिए है। इकोनॉमिक सैंक्शंस कंसीडर करो ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए। रिफ्यूजी स्टेटस दो परसिक्यूटेड हिंदूज को। इंडिया के लिए CAA को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दो। डिप्लोमेटिक चैनल को यूज करो प्रेशर डालने के लिए। इंटरनेशनल फोरम्स में रेस करो, जैसे UN, कॉमनवेल्थ, SARC। चुप मत रहो, वोकल बनो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। और जितने भी सेकुलर हिंदूज हैं उनके लिए यह मैसेज है कि इस पैटर्न को एक्नॉलेज करो, डिनाइल से कुछ नहीं होगा। CAA को सपोर्ट करो, एक सेलेक्टिव सेकुलरिज्म को बंद करो, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट दो सबको। वापस आते हैं दीपू चंद्र दास के पास। 28 साल का एक लड़का, फैक्ट्री वर्कर, किसी का बेटा, किसी का भाई, शायद किसी का दोस्त। 18 दिसंबर वो अपना शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। शायद सोच रहा होगा कि घर जाके क्या खाएगा, शायद अपनी फैमिलीज को कॉल करने वाला, जो हम सब सोचते हैं। लेकिन वह घर कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो हिंदू था, क्योंकि किसी ने अनवेरिफाइड एलिगेशंस लगा दी, क्योंकि मॉब को प्रूफ की जरूरत नहीं होती। 20 दिसंबर शनिवार की रात शरीफ ओस्मान हदी के लिए स्टेट मॉर्निंग हुआ। 1000 ऑफ लोग फ्यूनरल्स में गए। मोहम्मद यूनुस ने इमोशनल स्पीच दी। उसी दिन कहीं कोने में दीपू चंद्र दास की लाश मॉर्ग में पड़ी हुई थी। ना कोई फैमिली मेंबर्स आए, ना कोई मास प्रोटेस्ट हुआ, कोई स्टेट मॉर्निंग नहीं, कोई इमोशनल स्पीच नहीं, सिर्फ एक फाइल में एक नंबर। यह कॉन्ट्रास्ट, ये डिफरेंस, ये बताता है कि कुछ लाइफ्स मैटर करती हैं और कुछ लाइफ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। दीपू की बॉडी पेड़ से बांध दिया गया, पब्लिकली और डिलिबरेटली। दीपू की बॉडी को जलाया गया और एक मैसेज दिया गया कि यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, वहाँ की सारे नॉर्थ इंडियंस की कहानी है जिनके साथ ये हो सकता है। तो कोई भी सेफ नहीं है, नॉट मुस्लिम्स, नॉट हिंदूज, नॉट क्रिश्चियंस, नॉट सिख्स, कोई भी नहीं। बांग्लादेश जल रहा है। सवाल यह है कि हम सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ करेंगे, और अगर कुछ करेंगे तो क्या? इन सवालों का जवाब आपके पास है। दीपू चंद्र दास की आत्मा को शांति मिले और उसकी मौत बेकार न जाए, यह प्रेयर है। अगर ये वीडियो आपको इंपैक्टफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा टॉपिक पर बात करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और आप सबका इस पे मुझे सपोर्ट चाहिए। कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो और रिस्पेक्टफुल डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि साइलेंस भी एक चॉइस है और चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। शुक्रिया।